नमस्कार, एनडी स्पेशल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। आरक्षण पर परीक्षण की हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरक्षण पर किस प्रकार दिक्कतें इस समय चल रही हैं। अब आप पूछेंगे कि ये दिक्कतें भला किसके लिए हैं और ये दिक्कतें आखिर क्यों हो रही हैं। आरक्षण पर अगर परीक्षण हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से राजभवन और सरकार का टकराव देखने को मिल रहा है, हो सकता है आप इसे कहें कि परीक्षण ही तो है, इसमें तकरार की भली बात कहां से आ गई। लेकिन जिस तरह से सरकार की ओर से जो जवाब दिए गए और जिस तरह से बीजेपी पर तंज कसा है सीएम भूपेश बघेल ने, और ये कहा है कि साफ तौर पर भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल को परीक्षण करना है, राज्यपाल का उन्होंने कोट करते हुए इस बात को भी कहा था कि राज्यपाल आदिवासी हैं, वे बेहद संजीदा हैं और इस बात को समझती हैं कि यदि आरक्षण मिलेगा तो इसका सीधा फायदा आदिवासी लोगों को होगा। आरक्षण मामले में एक बार फिर से उन्होंने बयान देते हुए इसी बात को दोहराया है। कहा कि रिक्रूटमेंट के लिए हम अभी से कुछ नहीं कह सकते, पहले बिल हमारे पास आए। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई और वो खबर ये थी कि आरक्षण पर सरकार से सवाल पूछ सकती हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। ये खबर निकलकर सामने आई जिसमें कि अनुसुईया उइके आरक्षण के कई बिंदुओं पर राज्यपाल से सवाल पूछ सकती हैं। इसके साथ ही साथ अनुसुईया उइके वो तमाम सवालों पर भी राज्य सरकार से पूछेंगी जिसमें आरक्षण को लेकर क्या कुछ मसौदा तैयार हुआ। इसके साथ ही साथ जो लेयर फॉर्म है इस पर भी सवाल हो सकता है। हालांकि ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर किस प्रकार से लगातार सियासत चल रही है। बहरहाल एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया और ये भी कहा है कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल काम कर रही हैं। राज्यपाल किंतु परंतु कह रही हैं, लेकिन उन्हें जल्दी हस्ताक्षर करना चाहिए। अब आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। आगे अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देखिए, उसे भाषण काफी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूं, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूं, और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण की विरोधी है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है फिर एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है जो प्रावधान है। तो ये बात सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आरक्षण सिर्फ आदिवासी वर्ग के लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है। जो प्रावधान है उसी हिसाब से काम किया जाएगा। ये बात भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस बात को कह रहे हैं। अब ये देखना बहुत अहम हो जाता है कि क्या कुछ इसका जवाब देती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और जाहिर सी बात है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका शशि जी। जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं और अजय चंद्राकर जी के बयान से जोड़ा है उन्होंने, तो पहले तो मैं वो जानना चाहूंगा अजय चंद्राकर जी का वो कौन सा बयान है जिस पर आप लोग पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी तो ये कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं, अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि वे आरक्षण के विरोधी हैं। बहरहाल शशि जी। जोहार। मैं
उस स्पेशल सत्र के दरमियान अध्यक्ष श्री दीर्घा में बैठा हुआ इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि श्री अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि मैं पार्टी से बंधा हुआ हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब सदन के अंदर कहा है अजय चंद्राकर जी ने जी। अच्छा, तो अब मैं एक बात कहता हूं आपसे जी। अब ये बात स्पष्ट ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने जो 11 सांसदों में से जो सांसद चुन के दिल्ली गए और प्रदेश भर के विधायक जी लोग हैं, इतनों ने राज्यपाल महोदया से ये अनुनय किया, विनय किया या फिर रिक्वेस्ट किया कि आदिवासियों की हितों की अनदेखी कितने दिनों तक बर्दाश्त की जाएगी या फिर कब तक आप इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मैं माननीय श्री अमरजीत भगत जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदया से जो मिलने गए था, जो प्रतिनिधि मंडल, उसमें मैं भी था। उस प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया था महामहिम जी ने कि जो भी वाजिब क्वेरी है उसको करके मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगी। ये 6 या 7 तारीख की बात है जी। और कुछ समय बाद ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, 1-2 दिन के समय की बात हुई थी और ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, इससे स्पष्ट है कि चड्डी बनियान गिरोह इस मामले को कि आदिवासियों को आरक्षण न मिले इसलिए सक्रिय है और इस पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को इस बात का सचेत करना चाहिए कि आदिवासी जो आज आरक्षण के लिए मोहताज हो गया है अपनी ही धरती में, ये भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो उनका है कि इनको आरक्षण नहीं मिलना है, इस वजह से हो रहा है। तो आने वाले समय में यदि आरक्षण चाहते हैं आदिवासियों का तो उनको आगे आके दस्तखत करने के लिए कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। मेरी ये विचारधारा है, कांग्रेस की विचार है। अच्छा शशि जी, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, बीजेपी कुछ आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, यानी कि आपकी सरकार के ऊपर। वो आरोप ये है, बीजेपी का ये कहना है कि 4 साल में सही तरीके से कांग्रेस इस पक्ष को कोर्ट में रख नहीं पाई, हमने जो प्रयास किया था कांग्रेस उसको आगे बढ़ा नहीं पाई। ये बात रमन सिंह जी कई दफा अलग अलग मंचों से कह चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि उन्हीं के अविवेकपूर्ण निर्णय की वजह से छत्तीसगढ़ का आदिवासी आज आरक्षण के लिए दर दर अपनी ही जमीन पे भटक रहा है। 50% से ऊपर आरक्षण जब दिया जाता है तो डॉक्टर साहने के परिप्रेक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए था और उसी के हिसाब से लागू भी करना था। डॉक्टर रमन सिंह साहब ने ननकी राम कंवर जी की जो कमेटी बनाई वो केवल छलावा था। यदि सही मायने में उसकी अनुशंसा को हाईकोर्ट में सबमिट करना था तो कर देना था। इससे आज आदिवासी लाभान्वित होता, आदिवासी खुशहाल रहता। जी चलिए, के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। के.एस. चौहान जी, शशि भगत जी यानी कि कांग्रेस पार्टी ये बात पूरी तरह से क्लियर कर रही है कि अजय चंद्राकर जी ने जो बयान दिया था सदन के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि वे आरक्षण के व्यक्तिगत विरोधी हैं और पार्टी से बंधे हुए हैं। तो इसको लेकर एक अटैक हो रहा है के.एस. चौहान जी आप लोगों की मंशा पर। देखिए, अगर हमारी मंशा नहीं रहती तो 2012 का जो हमने किया था काम, सिर्फ काम नहीं किया, सिर्फ हमने नाम नहीं लिया, सिर्फ घोषणा नहीं की थी, उसको अप्लाई किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया था जो कि कांग्रेस पार्टी बहुत दूर दूर तक इम्प्लीमेंटेशन के बाहर है। भले वो कोई भी योजना हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, सिर्फ दिखाना है, प्लानिंग करनी है, सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकनी है। और भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए उन्होंने आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया जिसमें जो अवैधानिक था। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो ये किस मुंह से बोलते हैं? अच्छा। जबकि के.पी. खांडे जी और शुक्ला जी, उनके ही बाशिंदे जो थे, वो आरक्षण के विरोध में याचिका दायर करते हैं और उनको पुरस्कार सहित पुरस्कार रूप में एक को राज्य मंत्री बना दिया जाता है और एक को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब रही बात
राजभवन की। तो राजभवन राजनीति नहीं करता, राजभवन सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से चलता है। हमारे महामहिम ने क्या बात की है? सिर्फ यही तो बात की है कि संवैधानिक तौर पे अगर ये सही है और अगर ये जनता के हित में है और दूरगामी परिणाम इसके सही होंगे तो ये आप बताइए इसका बैकअप प्लान क्या है। जब आप 58% पे आप बचा नहीं पाए और 58% पे हाई कोर्ट ने आपको जो आरोप नेग्लेक्ट कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगा रहे हैं वो डिनाई करते हैं। आप आऊंगा शशि जी आपके पास। जो आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं राज्यपाल, वो एक बहुत ही भोली महिला है, बहुत संजीदा है, आदिवासी महिला है। पहले उनका जो पक्ष था वो हस्ताक्षर की ओर था, लेकिन अभी 12 दिनों से हस्ताक्षर रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में है। इन्होंने बहुत ही मैनिपुलेट करके अपनी मंशा को जाहिर किया। ये डायरेक्ट बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से मैनिपुलेट करके अपनी मंशा को जाहिर किया है कि भोली भाली महिला है। अरे भाई, संविधान के हिसाब से हम जानते हैं, हम और महामहिम बहुत अच्छे से जानती है। महामहिम के बारे में या महामहिम के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है उनको, तो कैसे बोले, कैसे हम करें? चलिए ठीक है, महामहिम ठीक है। आपने अपनी ओर से प्रतिक्रिया भी क्लियर कर दी है। गंगेश द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगा शशि जी, के.एस. चौहान जी आपके पास। गंगेश द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो बात सीएम भूपेश कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दबाव में राजभवन चल रहा है, आप मानते हैं ऐसा कभी हुआ है छत्तीसगढ़ में कि जब किसी पार्टी के दबाव में राजभवन की कार्यप्रणाली निशाने पर रही हो? गंगेश साहब, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्रीय स्तर पर होती है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। और देखिए, ये बात इसलिए सामने आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आरक्षण का जब हाईकोर्ट में मामला खारिज हुआ था, उस समय राज्यपाल ने खुद से पहल किया था कि इस मामले में अगर विशेष विधानसभा सत्र बुलाई जाती है तो वे इसमें सहयोग करेंगे और इसमें हस्ताक्षर करेंगे। तो अब मामला अटका था क्वांटिफाइड डाटा को लेके। पिछले 70 दिनों में करीब उस क्वांटिफाइड डाटा इकट्ठा किया गया और उसको लेके पेश किया गया। उसके आधार पर लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था बना के विधेयक को पास किया। मतलब विधेयक को पहले रखा विशेष सत्र बुलाकर और उसके बाद उस पे वर्किंग हुई और विधेयक पास होके चला गया राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जी। अब जो राज्यपाल के यहाँ जाके अटक गया मामला, इस और बार बार बीच में हर 2-4 दिन में हो सकता है अलग अलग मसले पर जा रहे हैं उनका प्रतिबंधन। गंगेश साहब, इसी कड़ी में एक छोटा सा मेरा सवाल भी एड ऑन कर लीजिए सर। वो ये है कि बीजेपी के दबाव वाली बात पर तो आपने बहुत क्लियर कर दिया। भूपेश बघेल जी एक पुराने बयान को कोट कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी के, और शशि जी हमें बता रहे थे कि वो सदन में दिया हुआ बयान है, प्रत्यक्ष तौर पर वो भी मौजूद थे उस समय। तो इस तरह के बयानों से भी क्या थोड़ा बीजेपी को चिंता करनी चाहिए, या अभी इस तरह के बयान नॉर्मली चलते रहेंगे दोनों ओर से? बयानबाजी तो चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए उस समय जब सदन में बात हुई थी, वो लंबी चर्चा थी, उसमें उन्होंने निजी तौर पर ये कहा था कि निजी तौर पर मैं आरक्षण का विरोधी हूँ और ऑन रिकॉर्ड वो आया है। इस बात को लेकर भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि उनका, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना निजी मामला हो सकता है। आरक्षण भी कहीं अगर बड़े स्तर पर आरक्षण हो रहा है, देखिए आरक्षण वही एक सामान्य वर्ग के छात्रों को खासतौर पर जो नौकरी की तलाश में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बुरी स्थिति बनती है बनिस्बत सामान्य अन्य वर्ग के। तो इस बात को लेकर उस समय जो लंबी चर्चा चली उस बीच में उन्होंने इस बात को कहा था। तो भूपेश बघेल जी उसी बात को ग्राउंड बना रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती कि आरक्षण लागू हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये उनका निजी विचार था, उन्होंने बोला होगा, ऐसा मेरा कहना है। चलिए ठीक है, अब हम शशि जी का रुख करते हैं। शशि जी, ये बात तो अब ऐसी हो रही है कि राजभवन का जो रुख है वो विधेयक लौटाने की तैयारी वाला माना जा रहा है, क्योंकि 10 से 12 दिन हो गए राज्यपाल और राजभवन जो पूरा का पूरा एक महकमा होता है, वहां पे ओएसडी होते हैं, सारे अधिकारी होते हैं, वो अगर राज्यपाल तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि इस विधेयक में क्या कुछ शामिल है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं,
12 दिन, मतलब आपको और हमको भी पता है संवेदनशील विषय है, तो ये 12 दिन कितने बड़े हो जाते हैं। क्या अब कांग्रेस पार्टी का और सरकार का रुख रहेगा? क्या अभी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं आप लोग? वेट एंड वॉच की भूमिका या जल्दबाजी की भूमिका, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया जो भी क्वेरी करना हो तत्काल उस पर क्वेरी करवा के उसको तुरंत साइन करके प्रदेश की जनता के हित में सार्वजनिक करना चाहिए, उसको नोटिफिकेशन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी एक तरफ तो ये बात बोलते हैं कि 70 दिन इतना समय लगा दिया, और कुछ साथी ये कहते हैं कि बहुत जल्दी कर देना था। अब हमारा कहना यह है कि आज की तारीख में महामहिम जी से निवेदन करते क्यों नहीं है जी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि आदिवासी बंधुओं को लाभ मिल सके? हाँ। क्या आज की तारीख में भी संशय की स्थिति में रखना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को? हमारे प्रवक्ता साथी ने एक बात और कही भानु प्रतापपुर के विषय में कि चुनाव आया तो आनंद फानन में लागू कर दिया। आनंद फानन में तो जनाब डॉक्टर रमन सिंह साहब ने लागू किया, जो बिना सोचे समझे, अगर मीनार बनाता है तो आदमी बेस भी बढ़िया बनाता है, बुनियाद भी बढ़िया बनाता है। अब उस समय उनको एथेंटिक कोई कारण उनको देना चाहिए था कि अब 50% हम क्यों दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों का जिक्र उस समय होना चाहिए था, जिससे आज आदिवासी दर दर भटकने को, आरक्षण के लिए मोहताज हो जाने को मजबूर नहीं होता। मेरे प्रवक्ता साथी से भी गुजारिश करता हूं कि अपने जितने साथी हैं उनको तत्काल ये बात का आह्वान करें कि आदिवासियों के हितों में छत्तीसगढ़ में अगर अमन चैन चाहिए, सबकी उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसकी पैरवी करे। भाजपा को पैरवी करनी चाहिए चौहान साहब, इतना आसान नहीं है। विपक्ष में रह के आप सवाल तो खड़े कर लेंगे, लेकिन जो बात जनता तक भी मैसेज जाता है, और मैं इतना तो मानता हूं कि आप लोग भी बहुत संवेदनशील तरह से ही बयान दे रहे होंगे, सोच समझकर। बहरहाल विवेक पांडे जी, आपने जो बोला ना, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है क्या आप? तो कांग्रेस वेट एंड वॉच के लिए ही ये प्रस्ताव पारित की है। उनको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है और अपनी राजनीतिक रेवटिया से की है। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि इनको शर्म भी नहीं आती है कि सभी बच्चा जानता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये सबको ज्ञात है। तब भी उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि हम हितैषी हैं, आपके पास मैं आऊंगा, हम हितैषी हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सबको पता है। अरे आप ये बताइए, जब 58% को हाई कोर्ट ने नकारा था तो हम कितनी आवाज उठाए थे, हम कितने मतलब चिंतित थे, हम कितने, और जो आदिवासी भाई बहन है वो कितने आक्रोशित थे। जी। आप ये क्यों नहीं देखते, जब 58% को आप संजो के नहीं रख पाए, सिर्फ 2 बार हियरिंग हुई, उसको आप ये सरेंडर कर दिए, और 58% को क्यों संजो के नहीं रख पाए? और महामहिम ने सिर्फ इतना बोला था कि आप जो 32% है एसटी वर्ग का जो है उसको बढ़ा दीजिए, तो मैं इसका स्वागत करती है, और जल्द से जल्द अपना रोस्टर चालू किया जाए, जो कि लाखों युवकाओं का बहुत अपना भविष्य खतरे में है, उनको नौकरियां देनी है। और नोटिफिकेशन आप जारी कर रहे हैं एक तो विवेक पांडे जी, और आप रिजल्ट निकाल नहीं सकते हैं। किस आधार पे आप रिजल्ट निकालेंगे? ये जब आपका रोस्टर ही तैयार नहीं है, जब आपका तय नहीं हुआ है कि कितना परसेंट किसको मिलेगा, तो आप नोटिफिकेशन सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, ये सब मालूम है आपको। उसके बावजूद भी आप लोग बोलते हैं कि हम लोग हितैषी हैं आदिवासियों के, और चलिए आरक्षण लाना। जवाब ले लेते हैं इस पे, शशि जी से जवाब ले लेते हैं, बोलिए। पार्टी ने आनंद फानन में लागू किया था, और आप जैसा कि बोले अभी कि तत्कालीन भानु प्रतापपुर के चुनाव के लिए तो आपके ही कैंडिडेट ने
भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को छल करके झूठ एक ऐसा बोलेंगे। टिकट ले आया, वही पर्याप्त था, तो हमको लागू जरा करने झूठ की बोलेंगे, कोई जरूरत सबको वहां पर समझ में नहीं आता है पड़ी। कि क्या हो रहा है। उसके जीत के लिए वो स्वयं जिम्मेदार थे। आपको भारतीय जनता पार्टी सबको का समझ में आता है कैंडिडेट कि ही आपको जो हराने विशेष के लिए सत्र तैयार बुलाया था, गया तो था, हमको वो इतनी किसके बड़ी लिए बुलाया गया छल था, करने की सबको जरूरत समझ में आता नहीं है। थी। चलिए, हम लोगों एक ने बुलाया गया था, सद्भावनापूर्वक वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सद्भावनापूर्वक चुनाव के लिए बुलाया गया था। सिर्फ और सिर्फ आपने जब कानून पास गंगेश किया जी तो के पास भारत सरकार कराया है। एक बार फिर से हम लोग आपको जरा लौटते भी हैं, अगर रहम चर्चा है को इस आगे बढ़ाते देश की हैं। जनता के ऊपर, जो यहाँ गंगेश के साहब, मूल निवासी हैं, उनके मैं आपके लिए पास अगर लौटना अच्छा चाहूंगा करना चाहते हैं तो और ये भारतीय सवाल जनता मेरा पार्टी को आपसे भी आपका रहेगा करना कि चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के विवाद से इतर सीधे हम बात अगर आरक्षण के मिलने के प्रोसेस पर करें गंगेश जी, तो फिलहाल दांव पेच कितने और ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये सवाल एक महीने में तीसरी या चौथी बार तो मैंने आपसे पूछ लिया है। देखिए, जब से ये आरक्षण का मामला अटका है, जो भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो रुक गई है। कुछ जगहों पे नियुक्ति होनी थी वो भी अटक गई है, क्योंकि आरक्षण का सही रेशो ही तय नहीं हो पा रहे हैं। और ये सीधे सीधे सही मायने में जो अभी युवा पीढ़ी है उनके भविष्य के ऊपर कुठारा डालता है। अगर ये प्रक्रिया ज्यादा जितनी लंबी खींचेगी उतना ही उनका नुकसान होगा। और अभी की जो स्थिति दिख रही है, जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कि जो स्थिति बन रही है, राज्यपाल एक बार वापस करेंगे विधेयक, फिर से इनको पुनर्विचार करने देंगी, तो ये मामला फिर खिंचता नजर आएगा और फिर इसमें बहस चलती रहेगी। और ये मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी फैसला आ पाएगा। गंगेश साहब, राज्यपाल के पास अब क्या मौका है? राज्यपाल क्या निर्णायक भूमिका में है इस पूरे मामले में? देखिए, राज्यपाल महोदया इसको एक बार वापस भेज सकती है। जो कानून के अनुसार है कि सामान्य तौर पर कोई विधेयक होता है तो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस भेजती है विधानसभा के पास, जिसमें मुख्यमंत्री और के मंत्री और पूरी सदन मिलकर उसमें चर्चा करती है, और उसमें जरूरी संशोधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको फिर से अगर विधेयक राज्यपाल को भेजा जाए दोबारा, तो मुझे लगता है उसका उनको तो पास करना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बस प्रोसेस लंबा खींचेगा और फाइनली इसको कोई ना कोई डिसीजन में लाना ही पड़ेगा। बस ये हुआ कि अगले विधानसभा सत्र में इसको रखने तक और समय खींच जाएगा। चलिए, ये बहुत बहुत अहम बात आपने कही है और ये बाकायदा नोट करने वाली बात है कि किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, के.एस. चौहान जी, गंगेश जी, आप सभी मेहमानों का। तो आरक्षण की अगर आप व्यवस्था के अतीत पर जाएंगे, जब आरक्षण को लागू किया गया था और स्वतंत्र भारत के जब संविधान में आप आरक्षण को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि समाज में असमानता इतनी ज्यादा थी और उसी को समानता में बदलने के लिए आरक्षण को प्रस्तावित किया गया था। आरक्षण उन लोगों के लिए था जो जाति में बेहद पिछड़े हुए थे और जो कि समाज में बहुत ही भिन्नता के आधार पर इस समाज की पूरी परिपाटी से दूर कर दिए गए थे। अब समानता पर अगर हम बात करें तो 70 वर्षों 75 वर्षों के बाद समानता अगर देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो दलित हों या पिछड़ा वर्ग के लोग हों, आरक्षण को समावेशित उतना अच्छे से क्या पहुंचाया जा सका? यह सवाल सरकार से भी होना चाहिए, यह सवाल अदालतों से भी होना चाहिए और यह सवाल उन बुद्धिजीवियों से भी होना चाहिए जो किसी अच्छी व्यवस्था की परिकल्पना पर काम करते हैं, क्योंकि तभी हम आरक्षण को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दूर गांव में बैठे व्यक्ति तक आरक्षण की सुविधा पहुंच पा रही है या नहीं। अगर हम इन तमाम विषयों को सुनिश्चित कर लेंगे तभी आरक्षण को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जिसके लिए इसको लाया गया था। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।